हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के उस थीम पे, उस लॉजिक पर विचार करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों लाया गया। वैज्ञानिकों का आखिर क्या ध्येय था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाने के लिए। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ठीक, वो लाया गया था प्रोग्रामिंग की सुविधा को देखते हुए या फिर प्रोग्रामिंग में और ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट इसके लिए। होता ही है कि जो भी नए चीज़ आविष्कार होते हैं वो तो पुराने चीज़ों में जो ड्रॉबैक्स है उसको दूर करने के लिए कुछ नए एडवांस चीज़, कुछ नए आसान सा चीज़ लाने के लिए किया जाता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे आया, क्यों आया। इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा सबसे पहले कि शुरू में जब कंप्यूटर बने थे उस समय प्रोग्रामिंग का कोई भी टेक्निक नहीं था, कोई भी स्टाइल नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था। बस कंप्यूटर बने थे और उस पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन को कर करके दिखा देता था, एग्जीक्यूट कर देता था। इंस्ट्रक्शन दिए, कंप्यूटर एग्जीक्यूट किया, और इंस्ट्रक्शन दिए, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट किया। ढेर सारा इंस्ट्रक्शन दिए, कंप्यूटर उन सारे इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते गए हैं उसी अनुसार से करते हुए चला जाता। ये कंप्यूटर का इनिशियल प्रोग्रामिंग करने का तरीका था। मतलब कि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। आप ढेर सारा दे रहे हैं तो लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली उन सारे को एग्जीक्यूट करेगा। इस अप्रोच को माना गया लीनियर प्रोग्रामिंग या फिर सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। इसको आप सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम जो बना, या कहिए कि जो बिना किसी स्टाइल का, बिना किसी तरीके का जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका हुआ, हर स्टेटमेंट को जैसे जैसे मिलता जाता है कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता जाता है। तो ये सिस्टम को आप बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि ये लीनियर हुआ, ये सीक्वेंशियल हुआ। इस तरह से, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत महानता वाली बात थी कि आज एक नया सिस्टम आया है, ठीक है, उस पे हम लोग अपने कमांड को, अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं और कंप्यूटर उस काम को बखूबी कर रहा है। शुरू के जो कंप्यूटर होते थे वो सिर्फ साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते थे, बिजनेस पर्पस के लिए या फिर, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वैज्ञानिक लोग जो कंप्यूटर में इन्वॉल्व थे, जो कंप्यूटर के बनाने में या कंप्यूटर के बारे में जो बहुत ज़्यादा जानते थे या कंप्यूटर में जिनका पूरा टाइम लगा है, वो लोग ही एक्चुअली में कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग का काम कर पाते थे। फिर वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इसको थोड़ा सा और आसान या थोड़ा सा और, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़िया बनाया जाए, कुछ और ऐसा किया जाए कि और भी डिफरेंट टाइप की चीज़ों को भी कंप्यूटर कर सके। जैसे कंप्यूटर डिसीजन ले सके, जैसे कंप्यूटर को अगर एक ही चीज़ बार बार कराना हो तो हमको बार बार कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं हो, बल्कि हमारे अनुसार से कंप्यूटर उस तरह से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराए। कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी नाम को, मान लेते हैं मोहन को 100 बार प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट देना चाहते हैं, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोगों को या कहिए कि प्रोग्रामर को 100 बार अगर करना है, मोहन को प्रिंट करना है, तो 100 बार प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ता था। तब वो लाइन बाय लाइन 100 बार वो राम को या मोहन को या जो भी नाम हो या जो भी आउटपुट देना चाहते हो वो उस काम को परफॉर्म करता था। तो
जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने ये समझा कि कुछ ऐसा टेक्निक हो कि जिसमें कि हमारे अनुसार से अगर 100 बार 1000 बार किसी एक ही काम को करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए 100 बार 1000 बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे अनुसार से, ठीक है, एक ही बार इंस्ट्रक्शन दे मगर उतने तरह को या उतने बार उस काम को परफॉर्म करा दे, कुछ ऐसा हो। तो कंप्यूटर में जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के अलावा भी, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक, यूजर के अनुसार से, प्रोग्रामर के अनुसार से कंट्रोल, ठीक है, करते हुए उसके अनुसार से डिसीजन मेकिंग का काम करे, लूप का काम करे, बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में बांट करके अलग ढंग से उसको, है ना, एग्जीक्यूट कराए, एक बार लिखे और उसको वो बार बार, ठीक है, जरूरत के अनुसार से कॉल हो, एग्जीक्यूट करे। तो इस तरह के सिस्टम, कुछ इस तरह के भी कुछ तरीके, कुछ इस तरह के कुछ स्टाइल, कुछ इस तरह के टेक्निक कुछ होना चाहिए प्रोग्रामिंग में, जिससे कि हम कंप्यूटर से और बेहतर काम ले सकें, कंप्यूटर हमारे लिए और बेहतर काम कर सके। तो इस तरह के फिर लॉजिक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में डाला गया। प्रोग्रामिंग सिस्टम में इस तरह की टेक्निक कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। तो जो इस तरह के टेक्निक या इस तरह के जो स्टाइल प्रोग्रामिंग में डाले गए, ठीक है, उसको बोला गया स्ट्रक्चर्ड। तो इसके बाद आ गए स्ट्रक्चर्ड में, ये हो गया, ये इसको हम मान सकते हैं कि प्रोग्रामिंग टेक्निक का ये एक दूसरा स्टेप था, जिसमें कि, ठीक है, इफ, इल्स, इस तरह के कंडीशंस दिए गए, स्विच केस का कंडीशंस आता है, इसके बाद लूप, डिफरेंट टाइप के वो आते हैं, इसमें आपके प्रोसीड्यूर आते हैं, फंक्शन आते हैं, ये सारे के सारे चीजें, ठीक है, लैंग्वेज में डाले गए, कंप्यूटर के लैंग्वेज में डाले गए, और इस तरह से इस सिस्टम पर आधारित, इस टेक्निक पर आधारित जो लैंग्वेज बने या लैंग्वेज हुए, ठीक है, उसको बोला गया स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज या फिर इसको प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीड्यूरल कभी कभी उसको मान के चलेंगे कि वो दोनों करीब करीब सेम ही चीज, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग टेक्निक में और सुधार हुआ, और उस टाइम के जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज हुए वो सी जो स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज हुए, वो अपने टाइम के सबसे ज़्यादा चलने वाले, सबसे लोकप्रिय और सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज में जाना जाता है। क्लियर? इसके बाद प्रोग्रामिंग को और बेहतर करने के लिए फिर वैज्ञानिकों को आवश्यकता महसूस होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के भी अपने कुछ लिमिटेशन है, इसमें भी अपने कुछ ड्रॉबैक नजर आए वैज्ञानिकों। इसका अपना ड्रॉबैक या इसका अपना लिमिटेशन क्या है? तो इस टाइप के जो भी लैंग्वेज थे उस जमाने में, जैसे आपके सी हो गए, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रन हो गया, ये सारे जो लैंग्वेज थे, इन सब का एक अपना लिमिटेशन ये है कि ये लैंग्वेज में अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इसका कोड का अपना एक लिमिट इस तरह से हो जाता है कि आप कोड को बढ़ाते बढ़ाते, है ना, एक ऐसा सर्टेन टाइम आता है, एक ऐसा सर्टेन लेवल आता है जिससे ज़्यादा अगर बड़ा कोड आप लिखते हैं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, प्रोग्रामर उलझ जाता है अपने ही कोड में, और इस तरह के फिर उसको दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है जब वो एक लिमिट के बाद अपने प्रोग्राम को और एक्सटेंड करता है और बड़ा करता है, अपने कोड को और ज़्यादा करता है। तो ये ड्रॉबैक आना शुरू हो गया स्ट्रक्चर्ड या फिर प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेजेस चल रहे थे उसमें। ये बहुत ही बड़ा एक तरह का प्रॉब्लम था, क्योंकि जब कंप्यूटर में एप्लीकेशन जो बन रहे थे उसमें वैज्ञानिक लोग जब प्रयास कर रहे थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन पे, उस तरह के प्रोग्राम बनाने पे, जिसमें माउस से लेकर के माउस प्रोग्रामिंग से लेकर हर एक चीज को, मेनू सिस्टम से लेकर आइकॉन
ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ये सारे चीज़ों का एप्लीकेशन तैयार करना, ये सारे चीज़ों का, या ये कहिए कि ये सारी चीज़ को इन्वॉल्व करते हुए एप्लीकेशन को तैयार करने में बहुत ज़्यादा कोडिंग की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ा कोडिंग की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स इसमें लिखने पड़ते हैं। और इससे ठीक है एप्लीकेशन बनाने में दिक्कत आना शुरू हो गया था कि ज़रूरत से ज़्यादा कोड लिखने में ये जो लैंग्वेज होते थे ठीक है उसमें एक लिमिट के बाद प्रॉब्लम आना शुरू, प्रॉब्लम लैंग्वेज में नहीं आते थे बल्कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम जो बनाते थे है ना उन लोगों को फेस करना पड़ता था, वो लोग उलझना शुरू हो जाते थे, उन लोगों को दिक्कत आना शुरू हो जाता था। तो इस वजह से ठीक है एक ज़रूरत था कि कोई अच्छे या इससे भी कोई बेहतर एक टेक्निक, एक स्टाइल, एक तरीका की खोज करने का। ऐसे तो कहा जाता है ये है ठीक है कि जब प्रॉब्लम आते हैं तब फिर उसका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन सच तो ये है कि सॉल्यूशन प्रकृति में हमेशा हर जगह अवेलेबल है। हमारे प्राकृतिक में हर एक चीज का सॉल्यूशन है ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तब फिर हम उस सॉल्यूशन की खोज करते हैं, हम लोग उस सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं ठीक है। तो प्रॉब्लम पहले या सॉल्यूशन पहले, तो मान के चलेंगे कि नेचर में सॉल्यूशन पहले है, प्रॉब्लम बाद में है। प्रॉब्लम आया तब जाकर के हम लोगों ने सॉल्यूशन तक पहुंचा, सॉल्यूशन का मतलब कि उसके उपाय हम लोगों ने ढूंढ, लेकिन उपाय पहले से अवेलेबल है, प्रॉब्लम ठीक है बाद में आते हैं। क्लियर? तो इसी वजह से जब ये प्रॉब्लम आने लगे ठीक है तब फिर उसके बाद वैज्ञानिकों को ऐसा लगा ठीक है कि अब एक नया टेक्निक, एक नया तरीका ढूंढना चाहिए, एक नया तरीका भी शामिल करना चाहिए जिससे कि प्रोग्रामिंग में ठीक है एप्लीकेशन बनाने में हम जैसा चाहें, जितना बड़ा चाहें, उस तरह के एप्लीकेशन हम आसानी से डेवलप कर पाए। और इसी चीज के लिए एक नया टेक्निक, एक नया तरीका, एक नया वे बनाया गया, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, और वो हो गया इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड से लिया गया। क्लियर? तो नया जो टेक्निक आया है जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो नया टेक्निक आज तक कारगर है, आज तक हम लोग इस प्रोग्रामिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी भी चल रहा है। हर लैंग्वेज जो नए नए बन रहे हैं वो सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर ही आधारित है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या हुआ? तो वो भी एक प्रोग्राम करने का तरीका ही है ठीक है। लैंग्वेज में उस तरह के एक नए स्टाइल दिए गए जिससे कि तरह तरह के और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग की सुविधाओं को हम इस्तेमाल कर पाए। हालांकि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टेक्निक किसी लैंग्वेज में अप्लाई किया जाता है या वो लैंग्वेज उस पर आधारित होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें लीनियर नहीं होगा और स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि ऐसा है कि लीनियर तो होगा ही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग में भी जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंप्यूटर तो लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता ही है, तो ये तो रहेगा ही। इसके अलावा ये भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं रहेगा। फंक्शन, प्रोसीड्यूर, ये सारा के सारा चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी इस्तेमाल करेंगे ही। लूप का हो चाहे इफ का हो, ये सारे के सारे चीज़ रहते हैं। कहने का मतलब जो लेटेस्ट जो टेक्निक ऊप का है उसमें ये भी रहेंगे, प्लस ये भी रहेंगे, प्लस ये भी रहेंगे, सब रहेंगे ठीक। अब हम लोग बात करेंगे ठीक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कि रियल वर्ल्ड से लिया गया है। रियल वर्ल्ड से जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग जाने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो सबसे इम्पोर्टेंट इसके फीचर्स हैं ठीक है उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि इस लेक्चर में पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक डिस्कस करते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग इसके
दूसरे पार्ट को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो 6 फीचर्स। 6 फीचर्स में आपके आ जाते हैं, सबसे पहले तो आपका आता है क्लास, फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आ जाता है इनकैप्सुलेशन, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के बाद इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। ये 6 जो इसके फीचर हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। इसके अलावा भी और भी फीचर्स हैं, लेकिन हम लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स को अगर अच्छे ढंग से समझ लें तो बाकी के फीचर्स को समझना और भी बिल्कुल ईजी हो जाए। तो ये जो 6 फीचर्स जो देख रहे हैं, ये 6 इसके जो इम्पोर्टेंट लक्षण बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट गुण इसके जो बोल सकते हैं, ये सब के सब हम लोगों से लिया गया है। कहने का मतलब है कि हम लोग जिस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसमें ये सारे के सारे गुण रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक कितने महान होते हैं। वैज्ञानिक इतने महान होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू ही सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ठीक है इसके लॉजिक को, इसके थ्योरी को, इसके कंसेप्ट को, इसके गुण को नहीं समझ पाए। वैज्ञानिकों ने हमारे बीच से ही इस थ्योरी को, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स को निकाला और प्रोग्रामिंग में अप्लाई किया, और ये देखा कि ये सारे फीचर्स अगर प्रोग्रामिंग में अप्लाई होते हैं तो स्ट्रक्चर का जो ड्रॉबैक था वो अपने आप ही दूर हो जाता है। और इसी वजह से आज भी ठीक है, या कहीं कि आज भी जो नए नए लैंग्वेज बन रहे हैं या जो नए नए लैंग्वेज आज जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सब में ही अवेलेबल है। और इसी के बदौलत आज हम लोग मोबाइल में टच स्क्रीन ऐसे कर दिए तो ऐसे हो गया, ऐसे कर दिए तो ऐसे हो गया, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फीचर्स इसके बदौलत ही हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये आविष्कार है, कि इतना इम्पोर्टेंट वैज्ञानिकों का ये काम है। ठीक, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास फिर ऑब्जेक्ट, नाम है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा, लास्ट लेक्चर में देखा कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ही सारा कुछ होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट आता कहाँ से है? तो ऑब्जेक्ट आता है क्लास से। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों को क्लास, ठीक है, के बारे में जानना होता है। क्लास क्या है? तो क्लास एक कंसेप्ट का नाम होता है। क्लास आप मान सकते हैं कि वो थ्योरी, वो कंसेप्ट है जिससे कि हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। सोल्व करते नहीं हैं, बल्कि उस थ्योरी से हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। और फिर उस क्लास का एक एग्जाम्पल, उस क्लास का एक इंस्टेंस, वो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। रियल जिंदगी में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रियल जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल इस पर आधारित हम लोग देखे थे। लेकिन ये सारे जो का कंसेप्ट जो हम लोग देख रहे हैं, कहने के लिए तो यह है कि वैज्ञानिकों ने इसको आविष्कार किया है या वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। लेकिन हम लोग जब डिटेल में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट ये वैज्ञानिकों ने खोजा जरूर है, लेकिन ये तो सच मायने में ऊपर वाला द्वारा ही बनाया हुआ। भगवान ने ही इस कंसेप्ट को बनाया है जिसको कि हम लोग रियल जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने उस कंसेप्ट को पकड़ा और पकड़ करके फिर उसको हर प्रोग्रामिंग में डाला। अब वो कैसे? तो हम लोग इन सारे फीचर्स को बारी बारी से रियल वर्ल्ड से कंपेयर कर करके देखेंगे कि कैसे कैसे ये सारे चीजें काम करते हैं रियल वर्ल्ड में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में। मतलब कि हम आप रोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर ही काम कर रहे हैं, क्लास पर ही काम कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन पे, एब्स्ट्रैक्शन पे, पॉलीमॉर्फिज्म पे, यहाँ तक कि इनहेरिटेंस, ये सारे के सारे चीज हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक,
क्लियर। तो फिर से एक बार देखते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या हुआ, एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को पकड़ते हैं जो कंसेप्ट हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जैसे कि हमको आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, हमको ऑटो पकड़ना पड़ता है, बस पकड़ना पड़ता है, पैदल पकड़ना, तब जाके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच पाते हैं। इसके लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना कोई व्हीकल हो, हमारा अपना कोई, ठीक है, गाड़ी हो, ठीक है। तो उसी में हम अगर मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो ये मोटरसाइकिल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, क्योंकि मोटरसाइकिल के अंदर दुनिया का हर तरह का मोटरसाइकिल आ जाता है, ठीक। तो हम पहले सोचते हैं मोटरसाइकिल के बारे में, हमको आने जाने में ज़्यादा देर लग रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी लग रही है, तो इसके लिए हम, या मेरे दिमाग में आता है कि हमको एक मोटरसाइकिल खरीदना है, एक मोटरसाइकिल हमको लेना है। हमारे दिमाग में ये नहीं आता, ठीक है, कि हमको एक हाथी खरीदना है, हमको एक ऊंट खरीदना है, हमको एक कौवा खरीदना है, कबूतर खरीदना है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हाथी, बिल्ली, कौवे में नहीं है, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर है, तो मोटरसाइकिल में है। कहने का मतलब है कि मोटरसाइकिल, ठीक है, जिसमें 2 चक्के लगे रहते हैं, गियर लगे रहते हैं, ब्रेक लगे हुए रहते हैं, मोटर लगा हुआ रहता है, ऐसा एक यंत्र है, ठीक है। वो यंत्र, ठीक है, हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए सही है, उपयुक्त है। अब इस तरह के, इस थ्योरी पे, इस कंसेप्ट पे आधारित कोई भी दुनिया का यंत्र, कोई भी दुनिया का, ठीक है, उस तरह का व्हीकल, ठीक है, हमारे लिए सूटेबल है। ये हो गया, ठीक है, एक कंसेप्ट, ठीक है, कि हमको क्या चाहिए, हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम उस तरह के सॉल्यूशन में, कहने का मतलब मोटरसाइकिल सॉल्यूशन में, ठीक है, एक मोटरसाइकिल, चाहे हम, ठीक है, स्प्लेंडर ले लिए, चाहे हम पैशन प्रो ले लिए, चाहे हम बुलेट ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो वो हमारा पैशन प्रो, स्प्लेंडर जो हम खरीदेंगे, वो हो गया ऑब्जेक्ट जो हमारे प्रॉब्लम को दूर करेगा। हम उस पर बैठेंगे, उसको चलाएंगे और एक डेस्टिनेशन से दूसरे जगह पे, या एक जगह से दूसरे जगह पर हम जा पाए, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी सॉल्यूशन का एक थ्योरी पकड़ना पड़ता है, और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड उसका जो भी उसका इंस्टेंस हो, है ना, वो, या उसके थ्रू जो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। यहाँ जो एग्जाम्पल, चाहे आदमी का एग्जाम्पल, या मोटरसाइकिल, या पंखे का, ट्यूबलाइट का जो एग्जाम्पल हम अभी दे रहे हैं, ये सब पहले से अवेलेबल है। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए हम रियल वर्ल्ड में भी सबसे पहले एक क्लास को बनाते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं, और तब जाकर के फिर उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक इंस्टेंस लेते हैं, और हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे, जैसे एक नया प्रॉब्लम आया है जिसका कि अभी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। नया प्रॉब्लम क्या है, नया प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऐसा सोचना है, या हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि दीवारों के आर पार देख सकें। ये दीवार है, इसके उस तरफ, ठीक है, हम देखना चाहते हैं, ठीक। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन मान लेते हैं, हम ऐसा अभी मान रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि ठीक है, कि हमको देखना चाहते हैं, और उसके लिए, ठीक है, हमने एक थ्योरी, एक कंसेप्ट बनाया, मान ले रहे हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि शीशे में नियोन और निकेल नाम के पदार्थ को सर्टेन अमाउंट में मिलाया जाए, ठीक है, उससे जो शीशा बने, और उससे हम दीवारों के आर पार देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम मान रहे हैं, क्लियर। तो मान लेते हैं कि ठीक है, दीवारों के आर पार देखने के लिए हमने एक थ्योरी बनाया, एक कंसेप्ट बनाया, ठीक है, कि शीशे में नियोन और निकेल नाम के पदार्थ को एक सर्टेन अमाउंट में अगर मिला दिया जाए, तो उससे, ठीक है, जो शीशा तैयार होगा, या उससे बना हुआ जो चश्मा तैयार होगा, उससे हम दीवारों के आर पार देख सकें।
ठीक है। तो ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक। लेकिन इस सॉल्यूशन से हम अभी देख नहीं पाएंगे, बल्कि इस सॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्ट लेंगे। एक ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया हम एक चश्मा बनाएं, ठीक है, और वो चश्मा जो कि इस सिद्धांत पे आधारित है, मतलब नियोन और निकेल के सर्टेन अमाउंट को, अगर सर्टेन परसेंटेज को शीशे में मिला करके जो, ठीक है, चश्मा बन रहा है, इस सिद्धांत पे वो चश्मा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और उसके थ्रू हम दीवारों के आर पार देख पाएंगे या देख लेते हैं। तो ये कहलाएगा जो चश्मा वो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो कंसेप्ट हो गया, ठीक है, नियोन और निकेल और शीशे का ये जो कंसेप्ट जो हमने बनाया, ये हो गया क्लास। अब दुनिया का कोई भी चश्मा जो इस सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है, अलग अलग कंपनी का हो सकता है, री-इवेंट कंपनी इस टाइप का चश्मा बना, हो सकता है फास्ट ट्रैक अलग, टाइटन अलग, वो भी चश्मा बना दिया, ठीक। लेकिन ये सब के सब का ग्रुप वो कहलाएगा, ठीक है, एक क्लास, जिस क्लास में ये सारे थ्योरी, ये सारे कंसेप्ट, ये सारे, ठीक है, सॉल्यूशन डेराइव्ड हैं नियोन निकेल इस टाइप का। ऐसा एग्जाम हम सिर्फ मान रहे हैं, ठीक। तो जो ये सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूशन के लिए मेरा जो प्रॉब्लम था दीवारों के आर पार देखने का, उसका हमने एक थ्योरी बनाए, एक सॉल्यूशन बनाए। वो सॉल्यूशन, वो थ्योरी, वो कंसेप्ट एक क्लास के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मगर ठीक है, उस थ्योरी पर आधारित जो चश्मा होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इस तरह से वो चश्मा अब, ठीक है, हमारे पास जो प्रॉब्लम थे दीवारों पर आर पार देखने का, वो सोल्व हो जाएगा। वो चश्मा हम लगाएंगे, दीवारों के आर पार देख पाएंगे। तो इस तरह से, ठीक है, जो हमारे पास नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, हम लोग बिल्कुल इसी थ्योरी पे, इसी कंसेप्ट पे ऊपर ही, ठीक है, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से हमको कंप्यूटर से रिलेटेड एप्लीकेशन, कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के रूप में जो बनाना होगा, वो भी हम लोग जस्ट इसी ढंग से बनाएंगे। पहले उस सॉल्यूशन का, ठीक है, एक क्लास तैयार करेंगे जिसमें वो सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी होंगे, कहने का मतलब है सारा प्रॉपर्टी, सारा उसके बिहेवियर, वो सारे चीज हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे। तब जाकर के उसका एक ऑब्जेक्ट, तब जाकर के उसका एक इंस्टेंस को लेंगे, और उसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को, वो भी सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसे रियल जिंदगी पे आधारित ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है। इसीलिए बोला जाता है या नहीं वो अलग मैटर है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस तरह से हमारे आपके बीच के, है ना, करने वाले काम से निकाल करके जो वैज्ञानिकों ने बनाया है, वैज्ञानिक भी दूसरा भगवान से कम नहीं होता। दुनिया में आज इतनी सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, वो सब के सब जो हमारे सुख सुविधा पर आधारित है, ठीक है, वो सब के सब वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, और हमारे प्रकृति से ही सारा कुछ लेकर के बनाया गया है। धन्यवाद। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है, इन दोनों के बारे में समझें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब भी बिल्कुल हमारे आपके बीच से कैसे लिया गया है, और कैसे हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी में, ठीक है, इन सारी चीजों पर ही काम कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पूरे दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक चीज इसी पे आधारित है, इसी कंसेप्ट पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब लोग करने के लिए कह सकते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व इसी तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में या आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।